नमस्कार, मैं दीपक कुमार मेरे YouTube चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हमारी +1 की जो हिस्ट्री है उसका चैप्टर नंबर 2 लेखन कला और शहरी जीवन, उसका ये लेक्चर नंबर 1 है। तो जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कशन है वो किया था कि किस तरीके से जो प्राचीन समय शुरुआत से लेकर जो सभ्यता की जो शुरुआती हुई थी, अलग अलग पुरातात्विक के द्वारा उसका अध्ययन करने के बाद, उनकी खोजों अन्वेषण करने के बाद उसका जो विश्लेषण है वो किया गया था, और किस तरीके से जो प्राचीन समाज एवं सभ्यता के अंदर जो मानव जाति का इतिहास है उसका विकास क्रमिक रूप से उसका अध्ययन है वो किस तरीके से हुआ था। उनकी जीवन शैली, उनके अध्ययन, उनकी जो ज्योग्राफी, जो उनकी कल्चर के बारे में हमने थोड़ा बहुत ऐतिहासिक स्रोतों के माध्यम से अध्ययन है वो किया था। तो आज का वीडियो हमारा उसी के संदर्भ में आगे उसकी लेखन और शहरी जीवन के उसकी दिनचर्या है, उसका जो प्रयोग है वो किस तरीके से इनका लेखन कला और साहित्य के अंदर जीवन के शहरी जीवन के इतिहास के अंदर जो इनका विकास है वो संभव हो पाया, किस तरीके से उनमें पशुचारण और महोरें, इन सभी का अध्ययन है वो किस तरीके से इतिहासकारों के द्वारा उनका उपयोग है वो किया गया था। तो इसी के संदर्भ में आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर है, और इसी के चैप्टर के माध्यम से इसके अंदर काफ़ी डिटेल के माध्यम से दिया गया। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं हम लेखन कला और शहरी जीवन के संदर्भ में। हमारा ये चैप्टर नंबर 2। शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई थी। फरात और दजला नदियों के बीच स्थित यह प्रदेश आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है वो माना गया है। यानी कि तो शहरी जीवन की शुरुआत से अगर देखा जाता है तो इसकी शुरुआत वो मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी उससे माना जाता है, और जो आजकल जो फरात और दजला जो नदियां हैं उनके बीच में आज का जो इराक का जो गणराज्य है, हिस्सा है, वर्तमान में देश है, उसके आसपास इसका जो वर्णन है वो पाया जाता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल साहित्य, समृद्ध गणित, खगोलीय विद्या के लिए प्रसिद्ध है। तो जिस तरीके से अगर इनका देखा जाता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी शहरी उन्नतता और विशालता की वजह से इसका जो साहित्यिक स्रोत है, इसका ऐतिहासिक वर्णन है वो उसकी विशालता, साहित्य, गणितीय और खगोल विद्या के लिए माना जाता है। मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली और साहित्य पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेशों तथा उत्तरी सीरिया तथा तुर्की में 2000 ईस्वी पूर्व के आसपास फैला, जिसके फलस्वरूप उस समस्त क्षेत्र के राज्यों के बीच आपस में यहाँ तक कि मिस्र के फ़राओं के साथ भी मेसोपोटामिया की भाषा लिपि में पढ़ी लिखी होने लगी। तो जिस तरीके से इनका मेसोपोटामिया का लेखन और साहित्य और इनकी जो प्रणाली के बारे में अगर देखा जाता है तो इनका जो ऐतिहासिक विकास है वो लगभग उत्तर कोरिया और तुर्की के आसपास के संदर्भ में 2000 ईस्वी के आसपास इसका जो साहित्य था, इसकी जो कला थी, उसका विकास है वो फैला था, जिसके संदर्भ में अलग अलग जो इनकी बोलियां थी, भाषाएं थी, इनकी लिपियां थी, इनका साहित्य था वो अलग अलग भाषाओं और लिपियों में पढ़ा और जाने लगा। यानी कि ऐतिहासिक स्रोतों के माध्यम से इनका जो प्राचीन कला थी वो बड़ी प्राचीन और गौरवशाली मानी जा सकती है। यहाँ हम शहरी जीवन और लेखन के बीच के संबंधों की खोज करने का प्रयत्न करेंगे, और फिर हम यह जानने चाहेंगे लेखन की सतत परंपराओं को प्रतिफल क्या हुआ, कि जिस तरीके से इनका विकास और डेवलपमेंट हुआ था, उनकी खोज, जो इनका विकास हुआ, उसकी वजह से किन किन शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण लेखनों के बीच में उनका रिलेशन है वो पाया गया था, और किन किन परंपराओं का लेखन के अंदर उनकी कलाओं में जो परिवर्तन थे, वो चेंजेस थे, वो क्या क्या हुए थे। अभिलेखित इतिहास के आरंभिक काल में इस प्रदेश के मुख्यतः इसके शहरी के दक्षिणी भाग को सुमेर और अकबंद कहा जाता था। इसके जो अगर अभिलेखों के माध्यम से इनका जो प्रारंभिक वर्णन किया गया तो इसके मेसोपोटामिया के अंदर जो शहरीकृत भाग पाया गया था, जिसका दक्षिण भाग के अंदर जिनका वर्णन दिया गया है उसको सुमेर या अकद कहा जाता था।
2000 ईस्वी के आसपास जब बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया था, तब दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने था लगा। यानी कि इसी के एक दक्षिणी भाग के अंदर बड़ा महत्वपूर्ण जो शहर है वो पाया जाता है, जिसको बेबीलोन है वो कहा जाता है। लगभग 1100 ईस्वी पूर्व से इस इसराइलियों ने उत्तर में अपना राज्य स्थापित कर लिया। तब उस क्षेत्र में एसीरिया कहा जाने लगा। जब 1100 ईस्वी के आसपास जब एसीरिया जो क्षेत्र थे उसके ऊपर असीरिया राज्य ने उस पर आधिपत्य करने के बाद उस क्षेत्र के अंदर असीरिया राज्य कहा जाने लगा, क्योंकि उसके ऊपर अधिकार है वो असीरिया राज्यों के अंदर कर लिया था। उस प्रदेश की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरियन यानी सुमेरी थी। उस क्षेत्र की असीरिया क्षेत्र की जो प्रथम भाषा के बारे में अगर जाना जाता है, जिसका वर्णन मिलता है, तो वो सुमेरियन है वो कहा जाता है। धीरे धीरे 2400 ईस्वी पूर्व के आसपास जब अक्कदी भाषा लोग यहाँ पर आ गए, तब अक्कदी ने सुमेरी भाषा का स्थान है वो ले लिया। तो धीरे धीरे जब जैसे जैसे उनकी आबादी बढ़ने लगी, उसके आसपास क्षेत्रों का विकास है असीरिया क्षेत्र के आसपास अधिक मात्रा में बढ़ने लगा। तो उससे क्या हुआ कि जो भी अक्कदी भाषा के लोग थे, तो उनकी बढ़ने की वजह से उन्होंने सुमेरी की जगह पे अक्कदी भाषा का प्रयोग है वो किया जाने लगा। अक्कदी भाषा सिकंदर के समय तक कुछ क्षेत्रीय परिवर्तनों के साथ फलती फूलती रही थी। यानी कि इसका जो अक्कदी भाषा का अगर निर्माण कार्य अगर देखा जाता है, लगभग अशोक के समय काल के अंदर इसका 336 से लेकर 323 ईस्वी पूर्व तक आसपास के परिवर्तन या क्षेत्र कार्यकाल के समय तक इसका जो वर्णन है वो मिलता है। यानी कि अशोक के समय काल से इस अक्कदी भाषा का प्रयोग है वो किया जाता था। 1400 ईस्वी पूर्व से धीरे धीरे अरामाइक भाषा का प्रवेश शुरू हुआ। यह भाषा हिब्रू से मिलती जुलती थी और 1000 ईस्वी पूर्व के बाद व्यापक रूप से बोली जाने लगी। यह आज भी इराक के कुछ भागों में बोली जाती है। जब इसका वर्णन के बारे में, ऐतिहासिक अध्ययन के बारे में जब इसका शुरुआती दौर से अगर देखा जाता है, तो 1400 ईस्वी के आसपास इसका प्रयोग है वो अरामाइक जो क्षेत्र था वहाँ इसका प्रचलन काफ़ी मात्रा में हो गया था। और ये जो भाषा थी वो हिब्रू भाषा से मिलती जुलती मानी जाती थी। तो लगभग 1000 ईस्वी के आसपास अगर देखा जाता है, तो इसका काफ़ी अधिक मात्रा में प्रयोग है वो साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से या शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर अधिक मात्रा में इसका उपयोग है वो किया जाने लगा। और आज भी अगर इसका देखा जाता है, इराक के काफ़ी अधिक क्षेत्रों के अंदर ये भाषा बोली और वहाँ पर अपनाई जाती है, उनकी इस भाषा का प्रयोग है वो किया जाता है। मेसोपोटामिया में पुरातात्विक खोजों की शुरुआत 1840 के दशक में हुई। जब इस भाषा के संदर्भ में ऐतिहासिक स्रोतों का सोर्स के माध्यम से इसका अध्ययन किया जाता है, तो लगभग 1840 के आसपास दशक के अंदर जो मेसोपोटामिया के अंदर इसकी जो शुरुआत थी पुरातात्विक अध्ययनों के माध्यम से इसकी शुरुआत थी वो की गई थी। वहाँ 1 या 2 स्थानों पर, जैसे उरुक और मारी में, जिस पर आगे चर्चा करेंगे, उत्खनन कार्य किए गए से पता चलता है। यानी कि जिन स्थानों पर मेसोपोटामिया के अंदर इस उत्खनन कार्य किया गया था वो 2 स्थान थे, जैसे उरुक और मारी, जिन स्थानों के माध्यम से दशकों के माध्यम से अध्ययन करने के बाद उसका पता है वो चलता है। भारत में किसी भी स्थल पर इतने लंबे समय तक खुदाई की कोई परियोजना चालू नहीं हुई थी। उन खुदाइयों के फलस्वरूप आज हम इतिहास के स्रोतों के रूप में सैकड़ों की संख्या में इमारतें, मूर्तियां, भूषणों, कब्रों, औजारों और मुद्राओं का ही नहीं बल्कि हजारों संख्या में लिखित दस्तावेजों का भी अध्ययन है वो कर सकते हैं। जब मेसोपोटामिया के जो उरुक और मारी क्षेत्र थे, जहाँ पर इन जो उत्खनन कार्य जो शुरुआती दौर से किया गया था, तो ये जो परियोजना चली थी ये सबसे लॉन्ग टाइम और काफ़ी अधिक जो क्षेत्र के अंदर इसका जो उत्खनन कार्य था वो किया गया था, जिसको खोदा गया था और जिसके माध्यम से अनेक तरह के जो सोर्स थे, ऐतिहासिक स्रोत थे, वो इतिहासकारों को प्राप्त हुए थे, जिसमें से मूर्तियाँ, भूषण, कब्रों, औजारों, मुद्राओं और हजारों की संख्या में जो अलग अलग जो लिखित दस्तावेज थे वो पाए गए थे। और उनके अध्ययन करने के बाद ऐतिहासिक स्रोतों का जब दस्तावेज को अध्ययन किया गया था, तो काफ़ी अधिक मात्रा में मेसोपोटामिया की जो जानकारी उसके ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में इतिहासकारों को पता है वो चला था। यूरोपवासियों के लिए मेसोपोटामिया इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख कई संदर्भ में किया गया है। यानी कि जितने भी यूरोप के जो लोग थे उनके जो बाइबल ग्रंथ माना गया, उसके अंदर मेसोपोटामिया का उनका फर्स्ट जो अध्याय या लेख है उसके माध्यम से ओल्ड टेस्टामेंट नाम से इसका पहले से वर्णन किया गया है। तो इसका अलग अलग कंटेंट में
उनका उपयोग है वो किया जाता है, जिसका उदाहरण है कई कई तरीक़ों से लिया जाता है। उदाहरण के लिए ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस में शिमार का उल्लेख मिलता है, जिसका तात्पर्य है अर्थात सुमेर ईंटों के बने शहर की भूमि से पाया जाता है। यानी कि जिस मेसोपोटामिया का बाइबल के अंदर वर्णन किया गया है, तो जिसे बुक ऑफ जेनेसिस भी कहा जाता है, और जिसे जिसे शिमार के नाम से उल्लेख किया जाता है, जिसका उस भाषा के अंदर जो कहने का अर्थ होता है कि ईंटों से बना हुआ शहर, क्योंकि जिस तरीके से विस्तृत प्रमाण उसके मिलते हैं ताज़ा उदाहरणों के माध्यम से, अध्ययन करने के माध्यम से, तो उसके माध्यम से एक विस्तृत और एक एकीकृत शहर की व्यवस्था थी इस मेसोपोटामिया शहर के अंदर की गई थी। यूरोप के यात्री तथा विद्वजन मेसोपोटामिया को एक तरह से अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे, और जब तक इस क्षेत्र में पुरातात्विक खोज की शुरुआत हुई थी, ओल्ड टेस्टामेंट की अक्षरशः सत्य को सिद्ध करने का प्रयोग वो किया जाता था। जिस तरीके से यूरोप के अन्य यात्रियों के द्वारा, उसके विद्वानों के द्वारा उनका वर्णन किया गया था, जिस तरीके से उनके अध्ययनों के माध्यम से, लेखों के माध्यम से, उत्खनन के माध्यम से इसकी जो शुरुआत हुई थी, इतिहासकारों की काफ़ी अधिक मात्रा में इसको उपयोग किया जाता था। इनके अभिलेखों के माध्यम से जिस तरीके से वो इसको आदर्श रूप में मानते थे, उस तरीके से इसके अध्ययन के माध्यम से इस बात को काफ़ी अधिक मात्रा में उसका प्रयोग करने के लिए, इस सत्य को मानने के लिए कि जिस तरीके से उसका आध्यात्मिक रूप से, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से उसका प्रयोग अब किया जाता था। तो इन सभी के माध्यम से पुरातात्वियों ने, इतिहासकारों ने उसका अध्ययन करने की खोज है वो शुरुआत है वो की थी। 19वीं सदी के मध्य में मेसोपोटामिया के तीर्थों को खोजे जाने के उत्साह में कभी भी कोई कमी नहीं आई थी। जिस तरीके से इनका उपयोग किया गया था 19वीं सदी के अंदर, और जिनके वजह से ऐतिहासिक स्रोतों का जो अध्ययन है वो किया गया था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इतिहासकारों के बीच में उत्साह वो देखा गया था। क्योंकि काफ़ी अधिक मात्रा में जो अध्ययन करने के बाद जो खोजें थी, ऐतिहासिक स्रोत थे, उनकी जो वास्तविकता थी, काफ़ी उनको मदद है वो मिली थी। 1873 के एक ब्रिटिश समाचार पत्र ने ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा प्रारंभ किए गए खोज अभियान का खर्चा उठाया, जिसके अंतर्गत मेसोपोटामिया में एक ऐसी पट्टिका की खोज की गई थी जिस पर बाइबल में उल्लेखित जलप्लावन की कहानी का अंकन है वो किया गया था। तो 1873 के अंदर जब शुरुआती दौर के अंदर एक इसका न्यूज़ एजेंसी के द्वारा जिसका वर्णन किया गया था, तो इन सभी के द्वारा जब इसका उत्खनन किया गया था, इसको खोजा गया था, तो काफ़ी अधिक मात्रा में उस न्यूज़पेपर के द्वारा इसका खर्च अब उठाया गया था, इसके लेबर के द्वारा जो भी इस पर खर्च हुआ था, और जिसके माध्यम से काफ़ी अधिक मात्रा में इसके बाइबल के बारे में जो कहानियों को और जिस तरीके से इनके बाइबल के अंदर अध्ययन किया गया, वर्णन किया गया, तो उसमें काफ़ी अधिक मात्रा में इनकी खोज है वो की गई थी उन अभिलेखों के माध्यम से, और काफ़ी उसके ऊपर रिसर्च है वो किया गया था। 1960 के दशक तक यह समझा जाता था कि ओल्ड टेस्टामेंट की कहानी अक्षरत सही नहीं है, लेकिन ये इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तनों के अतीत के अपने को गढ़ने में व्यक्त वो करती है। जिस तरीके से 1960 के दशक तक इसका बाइबल के अध्ययन के द्वारा जो प्रथम अध्याय है ओल्ड टेस्टामेंट के माध्यम से इनकी कहानियों के मेसोपोटामिया का वर्णन किया गया, तो शायद कहीं ना कहीं ये सही नहीं माना जाता था। और जैसे जैसे इनकी चेंज होने के बाद, इनके परिवर्तनों के माध्यम से, इनके अभिलेखों के माध्यम से जिस तरीके से अध्ययन किया गया, तो उनके माध्यम से अतीत के काफ़ी अधिक मात्रा में इनके ऐतिहासिक स्रोतों के अध्ययन का जो पता है वो चला था। धीरे धीरे पुरातात्विक तकनीकें आधिकारिक, उन्नत और परिष्कृत होती गई चली गई, जिसके अलावा भिन्न भिन्न पहलुओं पर ध्यान वो दिया जाने लगा, यहाँ तक कि आम लोगों के जीवन की भी परिकल्पना की जाने लगी। लेकिन बाद के समय काल के अंदर इनके अध्ययनों के माध्यम से, अलग अलग तकनीकों के माध्यम से इनका जिस तरीके से उपयोग किया गया था, उसकी वजह से अलग अलग इनके पहलुओं के ऊपर जो नज़र है वो डाली जाती थी, और जिसकी वजह से जो आम लोगों के ऊपर जो धारणाएं बनाई गई थी, तो विश्वास और अलग उनके संबंध रिलेशन बनाए गए थे, उसके वजह से काफ़ी अधिक मात्रा में उससे संबंध स्थापित करने के अंदर उनकी जानकारियों से, लोगों के जीवन से संबंधित काफ़ी अधिक मात्रा में उसकी खोज है वो पाई गई थी। बाइबल की कहानियों की अक्षरश सच्चाई को प्रमाण करने का कार्य गौण हो गया। आगे के अनुभागों में हम जिन बातों की चर्चा करेंगे उनमें से अधिकांश इन प्रवृत्ति अध्ययनों पर आधारित है। जिस तरीके से इनके अध्ययनों के माध्यम से इनका वर्णन किया गया है, तो अलग अलग तरीके से उनकी कहानियों के माध्यम से जो विश्लेषण किया गया, उनके प्रमाणित तौर पर उनको सिद्ध करने के लिए काफ़ी अधिक मात्रा में
कुछ कार्य ऐसे थे जो नहीं माने जाते थे, तो अलग अलग इनको अलग अलग अध्ययन के माध्यम से, उनको डिटेल के माध्यम से इनका वर्णन है वो किया गया है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आज का लेक्चर, जिसके अंदर मेसोपोटामिया की और उनकी शुरुआती अभिलेखों के माध्यम से हमने पढ़ने की कोशिश की। तो कल हमारा लेक्चर रहेगा, तो उसको मेसोपोटामिया की जो ज्योग्राफी है, उसका भौगोलिक ढांचा, उसके बारे में हमारा बेस्ट रहेगा। तो आज का वीडियो लेक्चर बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।